हेलो फ्रेंड, जी के फनी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 लेके चले हैं। पार्ट 1 तो हम लोगों ने कर चुका है और हम लोग जो अब चित्र के साथ जो है जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह से अब आगे भी लेके चलते हैं। आधुनिक इतिहास के चित्र के साथ अपने लॉकडाउन में अपने दिमागों को खोलिए। ठीक है, चलिए तो अब ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग जो है अब मेन टॉपिक को लेके चलते हैं, क्योंकि आज का क्लास बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं और आपका स्वागत है जी के फनी ट्रिक में। आज हम लोग जो है बंगाल के नवाब को जो है पार्ट 2 लेके चले हैं। पार्ट 1 तो हम लोगों ने कर चुका है, तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, कि पता चलते रहे कि हमने इसके पहले क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि औरंगजेब जो है 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना देता है। ठीक है, बंगाल का सूबेदार तो जब बना देता है तो 1707 में, बस औरंगजेब का यहीं पर इतना ही खेला होता है कि 1707 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया, इतना ही खेला होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुर्शिद कुली खां क्या करता है, बस एक ही काम करेगा वो। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ। मुर्शिद कुली खां क्या करता है कि औरंगजेब जो ढाका किया था ना, ढाका जो राजधानी बनाया था, ढाका को कन्वर्ट करके वो जो है अब मुर्शिद कुली खां क्या करता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिदाबाद कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां जो है अब क्या करता है, मुर्शिद कुली खां जो है अपनी राजधानी ढाका से बदल कर मुर्शिदाबाद कर देता है। ठीक है, अब मुर्शिदाबाद कर देता है तो अब ये जो है 1707 से 27 तक चलता है। 1727 के बाद 1727 तक चलता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में और आपको पिछले वीडियो में देखे होंगे कि इस सभी का जो फोटो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कि आपको दिमाग में रहे कि अरे हाँ उसका डिस्कशन चल रहे थे, तो हाँ वो इस सब काम किया था। तो पहला औरंगजेब कुछ नहीं किया, 1707 में क्या किया, मुर्शिद कुली खां को बना दिया बंगाल का सूबेदार। अब मुर्शिद कुली खां जब शासन करता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि इसके पास ये बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने पर क्या करता है, इसका कोई पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो क्या किया, वो सुजाउद्दीन क्या करता है, सुजाउद्दीन जो है इसका दामाद आता है। ठीक है, दामाद जी बंगाल गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब सुजाउद्दीन क्या करता है कि ये क्या करता है कि इतना बड़ा, अब ये सोचा कि इतना बड़ा, अब औरंगजेब क्या कहता है, इतना बड़ा भारत में इतना बड़ा साम्राज्य को छोटा करने के लिए वो मुर्शिद खां को सूबेदार बना दिया। तो अब ये जब सुजाउद्दीन जब आया, मुर्शिद कुली खां का जब दामाद जब बैठता है, तो बोला यार मेरे से इतना बड़ा समाज तो चलने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम इसको बिहार को दे देते हैं, अलीवर्दी खां को दे देते हैं। देता नहीं है, बस वो करता है, क्या बोलते हैं वो, अलीवर्दी खां को जो उप सूबेदार बना देता है। जैसे कि एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऊपर, उसके नीचे उपराष्ट्रपति। वही इसमें यहाँ पे पुट किया है कि ये अब ये बंगाल में ही तो हम लोग का उड़ीसा आ गया था, और फिर उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आ गया, बिहार आ गया, तो आंध्र प्रदेश आ गया, तो बहुत सारा क्षेत्र इसमें आता था। तो अब क्या किया कि अलीवर्दी खां तो हो गया बिहार का हो गया अलीवर्दी खां, ये उप सूबेदार हो गया। तो अब जो भी टैक्स वगैरह होता था, कर वगैरह आता था, तो वो बंगाल को देता था। तो सुजाउद्दीन जब बैठा तो कंटिन्यू, अभी भी बुरा हो गया, मरने का कगार पे आ गया, तो मर गया। तो इसका पुत्र बैठ जाता है सरफराज जब बैठा तो ये उतना बढ़िया जो होता है ना, नैतिक करता नहीं था। तो बहुत को लोगों की ये जो क्या नाम है आपका, अलीवर्दी खां क्या करता है, तो विद्रोह कर देता है, इसकी वजह से इसको मार देता है विद्रोह में। ठीक है, ये मरने के बाद अलीवर्दी खां क्या करता है, 1740 से 56 तक जो राज करता है अलीवर्दी खां। ठीक है, तो अलीवर्दी खां जो है 1740 से 1756 तक जो राज करता है, इसके दरमियान जो है, और ये अलीवर्दी खां जो है जब वो यह विद्रोह जब जीता, सरफराज को जब मार देता है, तो वो उप सूबेदार से सूबेदार बन जाता है बंगाल का। तो जब बंगाल का सूबेदार बन जाता है, तो फिर अब क्या होता है कि वो जो कर देता था, जो बंगाल को, जो अपना सूबेदार को देता था, अब वो तो रहा नहीं, तो अब उसको कर देना नहीं पड़ा। तो बिहार से अब बंगाल का पूरे ये का क्षेत्र का वो कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को जो है इसमें कर बन लिया। तो भारत का उस टाइम 1740-56 में भारत का स्वर्ग जो है बंगाल को इसी के टाइम में कहते थे। नोट कीजिएगा, अलीवर्दी खां के टाइम जो था 1740 से 56 तक,
इन्हीं के टाइम में जो है बंगाल का, भारत का स्वर्ग जो है बंगाल को कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए मजा कि जहाँ गुड़ वहीं चींटी आएगा। अब जब यहाँ देखा अंग्रेज की, अरे यार यहाँ तो बहुत ही हो रहा, तो अब अंग्रेज घुसना शुरू कर दिया। अंग्रेज तो 1600 में घुस चुका था, मगर अब जो यहाँ पे रुचि बहुत बढ़ने लगा, लालसा बढ़ने लगा, ठीक है। तो अब 1756 में क्या होता था कि हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, फोटो भी देख लिए थे। तो 1756 में जब अलीवर्दी खां जब बूढ़ा हो गया, अलीवर्दी खां भी याद रखिएगा पहला मुस्लिम शासक था जिसने मुस्लिम धर्म को अपनाया था। ये भी नोट करने की बात है कि इतना किसी ने अपना इस्लाम नहीं अपनाया था, नाम था सब, मगर जो है पहला था जो अलीवर्दी खां जो मुस्लिम धर्म को अपनाया था। ये नोट करने के बाद है, एग्जाम में 2-3 में एसएससी के एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है, ठीक है। तो कौन सा शासक था जो बंगाल में, कौन सा पहला शासक था जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था, तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अलीवर्दी खां हो गया, ठीक है। अब अलीवर्दी खां 1760 में क्या किया, वो तो खत्म हो गया, 1756 में खत्म हो गया। अब इसका भी ये नहीं होता, इसका भी कोई पुत्र नहीं होता है। पुत्र होने की नहीं वजह से इसका दामाद आ जाता है सिराजुद्दौला, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और मीर जाफर के बारे में, जो कि हम लोगों को जो है बंगाल से रिलेटिव ये जो 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को इतना तो पढ़े हैं कि सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद मीर जाफर बहुत धोखा दिया, इस वजह से सिराजुद्दौला मर गया। मरने के बाद फिर क्या होता है कि मीर कासिम मरने के बाद इसको गद्दी मिल जाता है, ये इसका सेनापति होता है मीर जाफर। मीर जाफर जब करता है तो फिर मीर कासिम आता है, क्योंकि अंग्रेज का कोई कठपुतली बन के रहता है, अंग्रेज को ज़्यादा नहीं दे पा रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि मीर कासिम, अभी अंग्रेज इसको यहाँ बैठा दिया, मीर कासिम आता है। मीर कासिम क्या करता है कि मीर कासिम जो करता है, क्या काम करता है कि मुर्शिदाबाद जो इसका जो राजधानी था ना, मुर्शिद कुली खां का राजधानी जो बनाया हुआ था, ये अब तक चल रहा था मुर्शिदाबाद, तो ये क्या करता है मीर कासिम मुर्शिदाबाद से कन्वर्ट करके मुंगेर कर देता है और तोपखाना का ये कर देता है। इस वजह से अंग्रेज बहुत चिढ़ जाता है। तो इसको टॉपिक को लेके चलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हैं, ठीक है। अब इसको शुरू करेंगे। बस मैं बताना चाह रहा था कि सिराजुद्दौला तक तो हम लोगों ने खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो और ये सिराजुद्दौला जो है 1756 से 57 तक ही रहा, ठीक है। 1756, 1757, 1757 क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, बस इसके बाद ही बस 1 साल ही रहा, ज़्यादा कुछ खास नहीं कर। चलिए आज शुरू करते हैं, पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। सिराजुद्दौला जो 1756-57 तक रहे थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैक हॉल, ठीक है, जो कि कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में ब्लैक हॉल की घटना हुई थी, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सोचिए, ये जानने की बात है कि सिराजुद्दौला ने क्यों ब्लैक हॉल किया था, ठीक है। तो ब्लैक हॉल की घटना भी याद रखिएगा कि 20 जून 1756 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। तो मेन है कि अंग्रेज तो ठीक ठाक काम कर रहा था, सिराजुद्दौला भी कर रहा था, तो आखिर इन दोनों के बीच में आखिर हुआ था क्या, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच टकराव हो गया। तो इसका 2-3 पॉइंट है जो कि आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मगर अगर आप यूपीएससी वगैरह कर रहे हैं या तो बीपीएससी करें तो इसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में आखिर हुआ तो क्या था, क्यों ये सनक गए थे। सबसे पहले यहाँ पे आप आते हैं, पहला तो ये परेशान थे कि उनकी होता उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था, इनकी सौतेली माँ, फिर एगो उनका चचेरा भाई, कोई जंग है, सोवियत जंग की कोई जंग है, उनकी वजह से परेशान थे, ठीक है। तो दूसरा आप जो ये ऐसे राजा थे कि वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने साम्राज्य को, ठीक है, इस वजह से उनको दिक्कत तो आ रही थी। और दूसरा एक दिक्कत जो है ये ब्रिटिश लोग कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे कि अगर आपको इतना सा जगह मिला हुआ है, मान लीजिए आपको 4 मिला हुआ है, तो आप 5 की इच्छा क्यों कर रहे हैं, 6 की इच्छा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको एरिया, मान लीजिए इतना एरिया मिला है, तो आप इतना एरिया क्यों बढ़ा रहे हैं। वो अपना एरिया बढ़ा रहे थे, बढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे अपना क्षेत्र को। तो भाई क्यों कर रहे हैं, मेरा ही एरिया है, आप मेरे ही मान लीजिए मेरा घर है, घर में मेरा जो हम रूम में दिए हुए हैं, भाड़ा में दिए हुए हैं, तो क्या हो रहा है कि आप उस भाड़ा में रह रहे हैं, रहने के बाद क्या करेंगे कि आप सब कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, हर एक जगह आप पर्सनल कर दिया कि नहीं मेरा है, ये कोई बात हुआ। अब हम मालिक है तो हम अकॉर्डिंग, हम मेरे अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ेगा। ये क्या हुआ, आप किलाबंदी, वो भी बिना पूछे कर रहे हैं। इसका गुस्सा था कि किलाबंदी क्यों कर रहे हैं, पहला। दूसरा गुस्सा था कि एक था कृष्ण दास, ठीक है, कृष्ण दास जो था वो बंगाल का कुछ जो है ना, कुछ संपत्ति को लेकर भागा था, खजाना को लेकर भागा था। तो इस वजह से जो पकड़ा गया, पकड़ाने के बाद जब उसको दंड दिया गया ना, तो न्याय दंड से भागा हुआ था, भाग के वो ब्रिटिश के पास चला गया और उसको शरण दे दिया ब्रिटिश। इसका गुस्सा कि मेरे यहाँ का जो अपराधी को तुम शरण दिया हुआ कैसे, दूसरा। और इस वजह से जो है बहुत गुस्सा हो गया। और तो परेशान ऐसी था वो खुद, उत्तराधिकारी का युद्ध, तो अंदर अंदर से युद्ध ऐसा चल रहा था। तो ये क्या किया कि 20 जून 1756 को क्या किया, बंगाल चला गया। बंगाल के फोर्ट विलियम में एक किला है, ठीक है,
वहाँ पे किला 18x14 के कमरे में 146 जो थे उसको ये करते हैं, ठीक है। 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और सवेरे जो है मात्र 23 गो जो बचते हैं उसको सवेरे जो है आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। तो सवेरे जो 23 को आज़ाद कर दिया जाता है, क्योंकि वो बच जाते हैं तो वो बोलता है ठीक है तुम निकल जाओ। तो इस छोटे से कम सोच 18x14 के कमरे में किस तरह से वो लोग रहते होंगे, रहे क्या, कोच कर रखा गया 146 जन। उसमें क्या बोल अंग्रेज लोग थे ज़्यादा, ठीक है, अंग्रेज ही लोग ही थे, ठीक है। तो यह वजह से देख के जो यह ऐसा हुआ, यहाँ से वो लोग भाग गए, अंग्रेज लोग भाग के चले गए। चलने के बाद जब यह खबर जब पता चला वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव थे वहाँ पे मद्रास में थे, तो जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला तो उन्होंने एक सैनिक भेज दिया कि सैनिक का गुट भेज दिया, गुट भेज के बंगाल में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद जो है फिर से वो लोग जो है बंगाल में जो है अपना अधिकार बना लेते हैं और एक संधि होती है अलीगढ़ की संधि, जो कि फरवरी को 1957 को होती है, फरवरी 1957 में होती है, ठीक है। अब 57 में अलीगढ़ की संधि होती है। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोल रहा था कि आप संधि में बोला गया कि ठीक है हम आपने जो युद्ध किया, जो क्षेत्र को जीत लिया, जितना मेरा जो खर्चा, मान लो आप मेरे पे आक्रमण किए तो हर मेरा नुकसान हुआ तो मेरा जितना नुकसान हुआ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने माना ठीक है मैं दे दूंगा। हो गया पहला हो समझ में आ गया आपको, पहला इसके साथ। दूसरा क्या हुआ था, दूसरा संधि हुआ कि सिक्के ढालने का, ठीक है, कि हाँ ठीक है हम अपने जो है सिक्का ढाल सकते हैं कोलकाता में और उसको चलाएंगे हम। तो सिराजुद्दौला बोले कि ठीक है कर लीजिए, तो दूसरा भी चलिए, दूसरा भी हो गया। तीसरा पॉइंट इन लोग के लिए था कि हम व्यापार मुगल के अकॉर्डिंग जो दिया गया जो क्षेत्र था, जो मुगल जो नियम को दिए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। तो तीसरा ये बोले ठीक है भाई कर लेंगे। तो आने वाले दिन में शांति बनाए रखने के लिए ये संधि किया गया था। 3 संधि था, एक संधि उनको तब गया वो नाम मात्र का था, कुछ काम नहीं किया वो, तो भी पचा नहीं इनको। अब अंग्रेज है थोड़ी ना छोड़ेगा, वो युद्ध किए थे तो जैसे पैसा वगैरह सब कुछ आ गया, बस 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो जाता है। तो आपको पता ही है कि प्लासी का युद्ध कितना भयानक था। तो प्लासी का युद्ध जब होता है तो जब युद्ध शुरू हो जाता है उनको लगा कि मेरा जो है जो भी है सब हेल्प करेगा, मगर क्या हुआ यहाँ पे सब बहुत अच्छा से मराठी लोग छोड़ दिया, लड़ा ही नहीं गया। अब लड़ा नहीं गया, जब ये पता चल गया उन्हें कि कोई साथ नहीं दे रहा है तो क्या करें। तो जब कोई साथ नहीं दे रहा है तो फिर वो भी अपने बाल बच्चे को लेकर निकल गए, वहाँ मुर्शिदाबाद चले गए जहाँ उनकी राजधानी थी। वहाँ पे अपने बच्चे और बेटे वाइफ को लिए और बेटे को लेकर निकल गए पटना। अब पटना जाने के बाद क्या हुआ, तो उनके जगह पे मीर जाफर के बाद आते हैं हम लोग। मीर जाफर जब बैठता है गद्दी पे तो इसका पुत्र मीर सिराजुद्दौला को मारता है, ठीक है। तो मीर जाफर उनको मारता है, तो इन्हें ना तो अंग्रेज मारता है ना तो मीर जाफर मारता है, इनका मीर जाफर का पुत्र मारता है, मीर सिराजुद्दौला को मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो सिराजुद्दौला का कहानी खत्म हो जाता है 57 तक। अब चलेंगे मीर जाफर के बारे में, मीर कासिम के बारे में, फिर मीर जाफर के बारे में। फिर एक युद्ध हो जाता है जिसको कहते हैं हम लोग बक्सर का युद्ध, तो अब उसको भी लेके चलते हैं। चलिए सिराजुद्दौला तो हो गया था, मगर हाँ सिराजुद्दौला का एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिराजुद्दौला का जो है, सिराजुद्दौला का था 50,000 सैनिक और अंग्रेज का कितना था 3,200 सैनिक। 3,200 सैनिक 50,000 को मात दे दिया, सोच लीजिए। तो कितना बड़ा कूटनीति खेला। और वो अंग्रेज जो है किस तरह से जो है इसे मिला लिया, मीर जाफर को मिला लिया और अपना जो है बना लिया। तो अब जब मीर जाफर जब बनता है 1757 से 60 में, तो ये 3 साल ही चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मीर जाफर का मेन फंडा ये था कि जैसे ही बना तो ओसे अंग्रेज बोला कि हमको 24 परगना का जमींदारी दे दीजिए। बोला ठीक है ले लीजिए, क्योंकि अब कठपुतली बन के रह गया था। जैसे नाचता है बोलता था उसे नाच रहा था। फिर क्या करें हम, तो फिर क्या करने लगा कि फिर वो बोलता है कि हमको एक काम कीजिए, हम जो निजी व्यापार जो कर रहे हैं उस पर जो कर हम आपको दे रहे थे उसको ख़त्म करवा दीजिए। ये बोलता है ठीक है, सब में ठीक है। तो एक अब उस जो अंग्रेज़ को खुश करने के लिए वो हर दिन कुछ ना कुछ देते रहता था, भेंट वगैरह। तो अब ऐसा हो गया कि इसके पास कुछ रहा ही नहीं जो अंग्रेज़ को दे पाता। मुर्शिदाबाद में जो खजाना था वो ख़त्म हो गया था। जब मुर्शिदाबाद में खजाना ख़त्म हो गया तो अंग्रेज़ को कहाँ से ला के देगा। तो अब बोला कि अब फिर अंग्रेज़ बोलता, अब लालच बढ़ गया कि ये तो हमेशा ला के देता था, आज कहीं ला के दे रहा है।
तो लगता है कि छुपा कर रख लिया है, दे नहीं रहा है। तब क्या करता है, अंग्रेज बोलता है इसको हटाओ, इसको लाना पड़ेगा। तो इसका एक पुत्र है वो आता है, तो वो इसका पुत्र जो है मर जाता है। जब इसका पुत्र मर जाता है तो फिर उत्तराधिकारी के लिए फील होता है कि अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा। अब वो मर गया कि मार दिया गया, इस षड्यंत्र हुआ था, कुछ तो कारण से इनका पुत्र मर गया। मरने के बाद क्या होता है कि मीर कासिम आता है। कौन था मीर कासिम? ये मीर जाफर का दामाद था, ठीक है। मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर कासिम था। और ये जो है, जो हमने जो नहीं पहले पढ़ा था कि बिहार का उप सूबेदार जो था अली खां, तो उसके टाइम में ये बहुत अच्छा किरदार निभा रहा था मीर कासिम। तो इसको पता था अंग्रेज किस तरह का हरकत कर सकता है। तो अब देखिए लॉजिक यहाँ पे फंसता है कि जब इसे पता था हर की हरकत करा, तो बस सोचा कि हमको बस ये पदवी मिल जाए तब बताते हैं। तो पदवी मिल गया। सबसे पहला काम क्या किया वो, अपना जो मैंने अभी बताया था कि जो अपना जो राजधानी था मुर्शिदाबाद से हटा कर मुंगेर कर दिया, और साथ ही साथ वहाँ पे तोप खाना का ये कर दिया कि तोप खाना बंदूक वगैरह का ना ये कारखाना खोल दिया। इससे क्या हुआ कि जो सैनिक वगैरह था उसको सक्षम बनाने लगा, वो शिक्षित करने लगा कि इस तरह से करो, क्योंकि फ्रांस वगैरह जो युद्ध होता था ना, तो वहाँ पे हर चीज़ को अवेलेबल मिलने लगा था। तो इस वजह से अंग्रेज थोड़ा सा खटकने लगा कि क्या कर रहा है। दूसरा क्या हुआ कि किसान लोग आंदोलन शुरू कर दिया कि मेरा जो है कर कम कर दो, तो कर कम कर दो। तो अब भाई तो आदमी था, चलो ठीक है कर कम कर दिया, ब्रिटिश का कर बढ़ा दिया, अपना कर कम करके ब्रिटिश का कर बढ़ा दिया। अब ब्रिटिश को लग गया झटका, तेरी के गजब है, जो हम चीज़ इससे छुड़वा दिए, इससे ये हमको जो आज़ाद कर देते, ये हमको पाबंदी लगा दिया, हम ही इसको खड़ा किए, हम ही को ये कर रहा है। तब क्या किया अंग्रेज, ख़त्म कर दिया, बोला कि जा बेटा अब तुम जा, हट जाओ। अब फिर से बोला नहीं चल हटाओ, इसका ससुर को ले आओ, फिर से मीर जाफ़र को फिर से ले आया। मीर जाफ़र लाने का फिर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, 63 से 65 का फिर मर जाता है। किस में मरता है वो, इसके में बक्सर के युद्ध में मर जाता है। तो मीर कासिम क्या करता है कि अब तो इसको अंग्रेज को देख लिया कि यार ये तो अब हमको ये नहीं करने वाला है, बचाएगा नहीं, ये तो मारिए देगा। भाग गया, भाग के कहाँ चला गया, पटना। जब पटना चला गया तो वहाँ पे वो उसका जो है था ना, उसका फ्रेंड था, शाह आलम द्वितीय जो था इसका फ्रेंड था, तो वहाँ पे गया था। वहीं पर अवध के नवाब भी था, शुजाउद्दीन। ये है सिराजुद्दीन, वो है शुजाउद्दीन, ठीक है। ये है सिरा, वो है शुजा, नाम कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सूराजुद्दीन उद्दौला, ठीक है। ये है सिराजुद्दौला, वो है शुजाउद्दीन, ठीक है। तो उसके पास गया अवध के नवाब, तो बोल तब तीनों मिल गया। कौन मिला तीनों, नाम देखिए। मुगल के शासक, अंतिम शासक शाह आलम द्वितीय मिला पहला, दूसरा अवध के नवाब मिला, शुजाउद्दीन मिला, तीसरा मिल गया ये मीर कासिम। क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध शुरू कर दिया, तीनों मिल गया। और तीनों जब मिल गया तो बक्सर का युद्ध शुरू हो गया। तो अब जो हम लोग जो है बक्सर का युद्ध को देखेंगे। फिर बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है, 2 संधि होती है इलाहाबाद का, तो रॉबर्ट क्लाइव करता है। एक बार रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है, फिर दोबारा फिर जब आता है तो 2 संधि करता है इलाहाबाद का, फर्स्ट और सेकेंड, तो उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर का युद्ध में हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब ये जब मीर कासिम जब भाग के चले गए पटना, तो पटना जाने के क्रम में क्या हुआ कि वहाँ पे अवध के नवाब भी थे और मुगल शाह आलम द्वितीय भी थे, ठीक है। तो सभी मिलके जो संघ बनाए, बोले कि बक्सर का युद्ध कर देते हैं, तो बक्सर का युद्ध कर बैठे। तो बक्सर के युद्ध कर बैठे तो क्या होता है कि अंग्रेज जो है, एक तो अभी हाल में ही जो है वो क्या बोलता है युद्ध से जीते थे, तो उन्हीं तर्ज पे फ्रांसीसी के साथ जो युद्ध लड़े थे, उन्हीं के तर्ज पे जो इन्होंने जो है उन्हीं के अलग अलग नीति को अपनाकर, फ्रांसीसी की नीति को अपना कर जो है इन्होंने जो है बक्सर के युद्ध को भी जीत लिया। और ये जो संधि इस तरह का जो है, ये जो संधि जब जीत लिया तब क्या हुआ कि अब हार गए, सभी हार गया। तो हारने के बाद जब होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है, जब हारने के जब हार जाते हैं तो क्या होता है कि बंगाल के जब नवाब आते हैं, जब रॉबर्ट क्लाइव जब ये युद्ध जीतने के बाद जब आते हैं, तब उसी दरमियान क्या होता है मीर जाफर का मृत्यु हो जाती है बक्सर के युद्ध में ही। और तभी तो तुरंत जो है रॉबर्ट क्लाइव जब आते हैं गवर्नर बन के, तो 2 संधि होती है। एक पहला हो जाता है आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि, ठीक है। तो दोनों को जल्द फटाक से करने के लिए नसीमुद्दौला को बैठा दिया जाता है। इन्हीं का पुत्र था जी, मीर जाफर का जो पुत्र था नजीमुद्दौला को बैठा दिया जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको बैठा दिया जाता है। जब इनको बैठा दिया जाता है तो फिर सोचते हैं चलो आप फटाफट अपना काम खत्म करो, संधि करो फटाफट। तो संधि करते हैं इन्होंने क्या, इलाहाबाद की संधि करते हैं, जो कि 16 अगस्त 1765 को होता है, ठीक है। 1765 को प्रथम और दूसरा होता है।
तो आपका जो है इसमें होता है कि पहला होता है अवध के नवाब के साथ, दूसरा होता है इसके साथ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। तो अवध के नवाब के साथ जो होता है इसमें 3 पॉइंट जो है अवध के नवाब के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला वो बोलता है कि आप बनारस हमको दे दीजिए, वहाँ का जमींदारी मुझे दे दीजिए। तो बोला ठीक है भाई ले लो, क्या करेगा, हार गया है तो। दूसरा बोलता है कि आप जो है मुझे जो युद्ध किए बक्सर का, उसका हर्जाना के लिए हमको 50 लाख रुपए दीजिए, ठीक है। अब वो बोला कि ठीक है 50 लाख दीजिए, ठीक है, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख दीजिए। तीसरा बोलता है कि जब भी मुझे सैनिक की दरकार पड़ेगी तो आप अपनी मुझे सैनिक दीजिएगा। जब भी वो युद्ध करने जाएगा ना, जब वो अंग्रेज क्या करता था कि आज ही देश में कल दूसरा देश में युद्ध करता था, तो हमको अपना सैनिक भेजिएगा। तब बोला कि ठीक है सैनिक भी दे देंगे। तीसरा बोलता है कि अब वो बोलता है कि ठीक है, और मैं इस सब के बदले आपको जो है आपका जो क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है, इसके बाहर से आपकी रक्षा करूंगा, मतलब कि वो बाहरी से आपके सैनिक सहायता करेगा। तो अब ये नाम मात्र का रह गया कि राजा बस बीच में है, अब बाकी सो है बस सिर्फ नाम मात्र का खेला हो रहा है अब यहाँ पे। तो अब ये सब बक्सर के युद्ध के बाद सारी शक्ति जो है चली जाती है अंग्रेज के पास। तो अब अंग्रेज जो धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगते हैं। अब ये तो मांग लिया, अवध के साथ मांग लिया। अवध के साथ क्या क्या मांगे, पहला कि बनारस का जमींदारी दे दीजिए हमको, फिर जो युद्ध में जो आप जो युद्ध लड़े उसका हर्जाना दीजिए कि मेरा बहुत लॉस हुआ, इसके वजह से हमको इतना दीजिए, 50 लाख रुपए मुझे दीजिए। तीसरा बोलते हैं कि हमको 50 या 53 लाख मिलेगा कहीं कहीं आपको, ठीक है, तो 53 भी कहीं की देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना लाख रुपए देने के लिए बोला गया। उसके बाद फिर बोला कि आप, मैं इतने इस सब के बदले मैं आपको जो है इधर दे दूँगा, ठीक है, मैं आपको जो है आप, और हाँ जब भी मैं युद्ध में जाऊँ अगर हमको जरूरत पड़ेगा सैनिक का तो आप मुझे सैनिक के लिए सहायता दीजिएगा। और उसके बाद बोलता है कि इस सब के बदले में आपको दूंगा कि बाहर आपकी राज्य को बाहर से सहायता करने दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हुआ अवध में। अब आते हैं मेन आता है वो मुगल शासक जो थे शाह आलम के साथ होता है। इनके साथ क्या बोलता है कि हम जो है आपके साथ जो है जो आपने जो ये सब सारा किया था, तो अब जो है जो 56,000, ठीक है, 56 लाख मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपके प्रशासन को चलाऊंगा पहला, ठीक है। इसका भी याद रखिए, पहला प्रशासन चलाने के लिए और कानून व्यवस्था लगाने के लिए 56 लाख रुपए मांगा कि आप 56 लाख रुपए मुझे दीजिए, पहला। दूसरा बोला, दूसरा इसमें बोलता है कि आप मुझे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो बिहार तो बोला कि ठीक है भाई दूसरा भी ले लो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलता है इसमें, हाँ दूसरा बोला जाता है मोहम्मद रजा खां को जो है वो बंगाल का प्रथम था, क्या था, दीवानी। तो अंग्रेज का जब मुगल जब बोल दिए ना कि हाँ ठीक है हम आपको दीवानी दे देते हैं, आप जिसको, अब पहले तो अंग्रेज जो चुनता था कि हाँ चलो, पहले नवाब चुनते थे कि ठीक है आप वहाँ आप उसका दीवानी ले लीजिए, आप उसको दीवानी ले लीजिए, मगर ये सारा बक्सर के युद्ध के बाद से सारा का सारा चला गया उनके पास, चला गया, किनके पास चला गया, अंग्रेज के पास चला गया। तब अंग्रेज अब चुनना था, अब अंग्रेज जो है मोहम्मद रजा खां को चुनता है बंगाल के लिए। तो ये मोहम्मद रजा खां जो है प्रथम थे, और अंतिम जो बोलेंगे तो अंतिम नयाब सूबेदार था, ठीक है। अंतिम अगर पूछा जाएगा बंगाल के अंतिम सूबेदार कौन थे, तो नयाब सूबेदार था जो अंतिम थे, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद आते हैं, जब ये हो गया तो ये तो प्रथम हो गया, उसके बाद फिर बिहार का भी एक सूबेदार चुना गया। तो बिहार का सूबेदार जो है चुना गया किन्हें, राजा सितान राय को चुना गया, बिहार का चुना गया। तो अब दीवानी भी ले लिए, संधि में जो संधि के लिए मेन 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, 3 ध्यान में रखिएगा संधि के लिए। पहला संधि के लिए बोला कि आप मुझे 53,000 रुपया 53 लाख रुपया दीजिए, क्योंकि मुझे जो है कानून व्यवस्था चलाने के लिए करना है। उसके बाद दूसरा बोला कि मैं सारा आपसे जो कानून व्यवस्था सब कुछ छीन लिया उससे, ऊपर से बिहार, उड़ीसा और बंगाल का भी दीवानी ले लिया। तभी ना वो 2 को चुना, एक पहला चुना गया मोहम्मद रजा खां को, तीसरा चुना गया नयाब अंतिम बंगाल का ही प्रथम था राजा खां, और अंतिम था नयाब सूबेदार, ठीक है। और बिहार का प्रथम आ गया सितान राय, तो बिहार का मिल गया आपको सितान राय, हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये संधि खत्म हो जाता है। और उसके बाद बोलता है कि इस तरह से जो है हम लोगों का खत्म होता है, और इस तरह से संधि पे जो है हस्ताक्षर सिग्नेचर हो जाता है। और जब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव का काल जो है 2 बार आता है, 1 बार और 2 बार। 1 बार तो हो जाता है, दूसरी बार जब आते हैं ना
तो क्या करता है, तो इन्होंने जो इलाहाबाद की संधि कर बैठते हैं 2 बार। इलाहाबाद के प्रथम सूत्र जो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, तो प्रथम संधि तो आपको पता है कि अवध के साथ किया था। तो अवध के साथ क्या क्या किया था, पहला हो गया आपके साथ कि आपने जो हरजाना भरी, आप पहले हरजाना भर दीजिए, दूसरा बनारस का हमको जमींदारी दे दीजिए, तीसरा हमको ये दे दीजिए कि आप जो है हमको जब जरूरत पड़ेगा सैनिक का तो आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा इलाहाबाद के अवध के साथ हो गया। नवाब के वो इसके साथ क्या किया, मुगल के साथ क्या किया कि आप हमको बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों का जमींदारी दे दीजिए, दीवानी दे दीजिए, ताकि हम अपने मन से अब वो पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था बक्सर के युद्ध के बाद से। तो अब सभी कठपुतली बन के रह चुके थे। उसके बाद अब क्या होता है कि एक नाम है अंग्रेज इतिहासकार एक का नाम है स्पेयर ने, ठीक, स्पेयर नाम के एक इतिहासकार हैं, ठीक। उन्होंने अपने बुक में लिखा है, उन्होंने जो है लूट एवं बेशरम का काल बताया है। उन्होंने एक बुक लिखा था जिससे उन्होंने कहा कि ये लूट एवं बेशरम का काल कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा क्योंकि इस चीज़ को लेके जो हस्ताक्षर जो किया था ना इन्होंने, जो हस्ताक्षर जो अंग्रेज के जो नवाब जो नजीमुद्दौला जो थे ना, उन्होंने क्या किया, नजीमुद्दौला ने हस्ताक्षर करने में इतना ज़रा सा भी समय नहीं लगाया सोचने में कि ये क्या कर रहा है, बस दिए, जैसे कि कागज रहा सिग्नेचर मार दिया गया, कागज रहा सिग्नेचर मार दिया गया। तो इतना जल्दी किया गया, इसलिए इन्हें जो है ये लूट एवं बेशरम का काल कहा जाता है कि इस तरह का वो लोग उन्होंने कूटनीति और एकदम पूरा अपरंपार तोड़ दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग बंगाल का नवाब खत्म हो गया, जो संधि हुए थे सारे खत्म कर दिए हैं। 5 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग सारा खत्म कवर करती हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे कि मैसूर के बारे में, फिर आएंगे हैदराबाद के बारे में, जो जैसे जैसे जो युद्ध हुआ उसको लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेके चलेंगे क्लाइव के बारे में। हम लोग रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर के वगैरह बारे में मैं वीडियो दे ही दिया हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं गवर्नर के वगैरह बारे में। और ये रहा हम लोगों का जो समझने का था, मैं बस एक कहानी के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, समझे। और रहा कि आप लोग बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम नहीं है अभी, क्या जो तैयारी करने का, ठीक है एग्ज़ाम नहीं है अभी, तो इतना तो पता है ना कि एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम आज नहीं तो कल तो होना ही है। एडमिट कार्ड हो गया, फॉर्म भरा गया, तो एग्ज़ाम तो होना होगा ही, तो उसको ध्यान में रखते हुए करिएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।